वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। फिनिक्स नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों मैं हूं आपका अपना प्यारा सा डीजी सर। बच्चों आज का ब्रह्मास्त्र है हमारा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 12th फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जो आपको मोल कंसेप्ट की भी याद दिलाता है, मोल कंसेप्ट का भी फील दिलाता है। ये सेशन हम आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए लेकर आए हैं। नीट के इस ब्रह्मा सीरीज से लगातार आपको जुड़े रहना है। धीरे धीरे हम एग्जाम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक एक करके हम आपको ये ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं जो डेफिनेटली नीट 2026 के अंदर आपको आपके इस युद्ध को जीतने के लिए काम आने वाला है। तो चलिए इस ब्रह्मास्त्र की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ओहो वाओ, K2HgI4। ये जो K2HgI4 होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है प्यारे बच्चों। HgI4 कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है। जब मैं इसे डिसोसिएट करूंगा तो ये 3 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और I जो होता है डिसोसिएशन के लिए I बराबर होता है 1 + n-1 अल्फा। अब यहां पर n की वैल्यू क्या है, वो ये है 3 नंबर ऑफ आयन, तो ये हो जाएगा 1 + 2 अल्फा और हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस, अब बेटा अल्फा क्या है, तो अल्फा आपको दिया है 40%, मतलब ये हो गया 0.4, यहां पे रख देंगे तो 2 × 0.4 बेटा 1.8, ये आपका आंसर आना चाहिए। दिस इज सेकंड आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2K, है ना। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग, एलिवेशन दिया है 2K, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज इन द, देखो सिंपल सी बात है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है KB इंटू मोलालिटी और डेल्टा TF जो होता है वो होता है, मतलब फ्रीजिंग पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है KF इंटू मोलालिटी, राइट। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, अब हमें KB और KF में अगर रिलेशन निकालना है तो प्यारे बच्चों देखो इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, तो ये तो हो गया 2, ये डिवाइड बाय 2 KB/KF, और ये सॉल्यूशन था 1 मोलल और दूसरा वाला सॉल्यूशन था 2 मोलल। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ये तो 2 से 2 कट गया, तो बेटा KB बराबर हो गया 2KF। तो कहीं कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये 4th ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखो 8 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते तो पहले इसे मोल में बदल दो। मोल्स ऑफ A मतलब NaOH के मोल ले लेते हैं, 8/40 ये आ जाएगा 0.2। NB बराबर मतलब सॉल्वेंट वाटर 18/18 ये आ गया बेटा 1। मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल हो गया 1.2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.167। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A पता है, यहाँ से मोलालिटी निकालना चाहते हो तो मोलालिटी बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप 55.55 से कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ये वाला रख देंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं XA 1 - XA इंटू 55.5। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर ये 11.11 आ जाना चाहिए। अब ये आंसर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे प्यारे साथियों, एट रूम टेम्परेचर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर बाय डिजॉल्व 0.60 ग्राम यूरिया डाला है 360 ग्राम वाटर में। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज 35 mmHg, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों देखो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 - PS डिवाइडेड बाय P0 ऐसा लिखेंगे और ये हो जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ये जो ऊपर वाला टर्म है इसे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जिसे हम कहेंगे P0 - PS बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.6 डिवाइड बाय यूरिया है तो 60 डिवाइडेड बाय 360 पानी के लिए डिवाइड बाय 18
प्लस 0.6 डिवाइड बाई 60, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, और इसका मल्टीप्लिकेशन आप 35 से कर देंगे, ये वैल्यू 35 है, तो आपके पास टोटल आपका आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पानी में जाने के बाद वो डिसोसिएट नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल है मतलब वेपर्स भी नहीं बन रही है, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट में आपने डाला, सेम अमाउंट को 100 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम डाल दिया आपने ए एंड बी में डाल दिया, हुज इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स आर, अगर इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स जो है उसके क्या दिए गए हैं, इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट मतलब होता है केबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं, दैट इज केबी, वो हो गया हमारा 1/5 द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग। देखो प्यारे बच्चों, हमें ये पता है कि डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके केबी से, क्योंकि आपका मोलालिटी दोनों के लिए सेम आने वाली है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, डेल्टा टीबी ए के लिए डिवाइड बाय डेल्टा टीबी बी के लिए बराबर हो गया KB1 बाय KB2, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों का रेशियो ऑलरेडी दिया है 1/5, तो इसका मतलब आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X इज इक्वल टू, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% aqueous solution of Y. If molecular weight of X is A, then molecular weight Y क्या होगा? देखो अगर सारे कंडीशन सेम हैं लेकिन मास बाय मोलर मास, देखो सॉल्वेंट तो सब सेम हो गया, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का इक्वल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर दोनों का इक्वल है तो मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A बराबर आना चाहिए मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B से। तो मास ऑफ A है हमारे पास 4, मोलर मास ऑफ A को हम MA लिख लेते हैं, या A दिया है A लिख लेते हैं, इक्वल टू मास ऑफ ये दिया है 12 ग्राम डिवाइड बाय उसका मोलर मास हम B ले लेते हैं, 4 से इसको कैंसिल करते हैं 3, तो B का वैल्यू आ गया 3A के बराबर, और यही पूछा गया सवाल है। एक से बढ़कर एक इस तरह के नीट लेवल के क्वेश्चन जो कि शायद आपको एनटीए सरप्राइज कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ ही एग्ज़ाम में उतरें। तो यहाँ से जाना नहीं है, हर क्वेश्चन साथ साथ लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया गया है, जबकि हम जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ये जो बात दी गई है गैसेस से रिलेटेड दी गई है, तो हमें पता होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम ऐसा लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए ना। अब इस इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस KH मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस KH, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो, तो ये Y हो गया पार्शियल प्रेशर, देखो ये रहा पार्शियल प्रेशर, और ये हो गया, तो स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पॉजिटिव स्लोप है। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अब लेट्स चेक कि यहाँ पे कौन सा आंसर है। अब जैसे जैसे देखो यहाँ पे स्लोप की बात कर रहे हैं, तो ये स्लोप जो है माइनस KH जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा देखो, यहाँ पे स्लोप कहाँ से है दिख रहा है आपको, 40 दिख रहा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है ये 40 का स्लोप है देखो, और ये किसके लिए, Z के लिए, तो ये Z के लिए आ गया। फिर Y की बारी आएगी, फिर X, लेकिन X और इनका स्लोप कम है देखो 0.5 और 2, तो थोड़ी सी फ्लैट सी लाइन आएगी, तो इसका आंसर 3rd होना चाहिए। इतने स्लोप्स X और Y के स्लोप इतने नहीं होने चाहिए जितने कि Z और Y के। देखो यहाँ पे देखो ये 40 और ये 35 का स्लोप है, जबकि X और Y में स्लोप बहुत कम हो गया है, राइट। इंटरसेप्ट की भी बात करें तो इंटरसेप्ट भी यही है, KH सबसे ऊपर Z ही क्यों लिया, क्योंकि उसका इंटरसेप्ट 40 के बराबर है, फिर 35, ये इंटरसेप्ट
फिर ये इंटरसेप्ट, ऐसे आना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर अटक भी जाते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को करके चाहिए। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 250 ग्राम वाटर इज कूल्ड। देखो 250 ग्राम टोटल वाटर है, अब इसमें से कितना पानी जो है वो सॉल्यूशन के अंदर है और बाकी का आइस बन जाएगा, तो हमें वो सॉल्वेंट की मात्रा निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग दिया है 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है आपका के एफ इंटू मास बाय मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ये हो गया बेटा 10, राइट। और ये है आपका के एफ, राइट। और मेरे प्यारे बच्चों के एफ की वैल्यू दी गई है क्या? दी गई है, दी गई है, दी गई है, दे 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 1.86। डब्ल्यू ए का वैल्यू हो गया आपका 62, मोलर मास ग्लाइकोल का 62 इन 2000 डिवाइड बाय डब्ल्यू बी। यहाँ से हम डब्ल्यू बी कैलकुलेट करेंगे, तो ये डब्ल्यू बी जो है हमारा हो जाएगा 10 इंटू, ये तो 1 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 1.86 इंटू 1000 डिवाइड बाय 10, ये दोनों कट गए तो ये हो गया 186। तो डब्ल्यू बी हमारा हो गया 186। अब शुरुआत में मास था 250, उसमें से 186 तो सॉल्वेंट में चला गया, तो कितना बचा 64। तो 64 ग्राम जो है वो आइस बनेगा आपका, तो आपका आंसर थर्ड होना चाहिए। चलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिक्विड एम है, एक लिक्विड एन है, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम एंड एन आर 450 एंड 750। मतलब आपके पास पी नॉट एम बराबर है 450 और पी नॉट एन बराबर है 700, राइट। अब वेपर फेज जो होता है, वेपर फेज में अगर हम बात करें तो वेपर फेज की अगर हम वाई एम ले रहे हैं, देखो यहाँ पे भी लिखा है वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो है डाल्टन्स लॉ से निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। सो ये होना चाहिए वाई एम बराबर पी नॉट एम एक्स एम डिवाइडेड बाय पी टी। सिमिलरली वाई एन बराबर होना चाहिए पी नॉट एन एक्स एन डिवाइड बाय पी टी। दोनों का रेशो ले लेते हैं, पी टी से पी टी कैंसल, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसका मतलब ये आ गया 450 एक्स एम डिवाइडेड बाय 700 एक्स एन। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा होगा, मतलब वाई एम, देखो इतने इस रेशो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये बनेगा ना रेशो, तो वाई एम बाय वाई एन का जो रेशो है वो लेस देन है किससे? एक्स एम बाय एक्स एन से, एक्स एम बाय एक्स एन से। तो ये आंसर होना चाहिए। नाउ लेट्स चेक। तो देखो यहाँ पे ना गड़बड़ क्या है, यहाँ इक्वल टू तो ये साइन ऐसे लगेगा यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज द आंसर। देखो ये और ये एक दोनों अपोजिट हो जाएगा, तो आंसर इज थर्ड होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एट 335 डिग्री सेल्सियस द वेपर ब्रिजर कार्बन डाइसल्फाइड। देखो कार्बन डाइसल्फाइड का इतना है और 344 है एसीटोन। देखो कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हम एसीटोन मिलाते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये दोनों के मिलने से बनता है पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, दोनों को एक दूसरे में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो इनका जो वॉल्यूम होगा, वो जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है उससे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। सो जो एक्चुअल वॉल्यूम है आपका वो 200 है और आपका जो प्रैक्टिकल वॉल्यूम आ रहा है वो ज़्यादा आना चाहिए। तो अ मिक्सचर ऑफ 100 ml और 100 ml मिलाएंगे तो कम नहीं आना चाहिए, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर थर्ड होना।
राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन है। दोनों अट्रैक्टेड टू ईच अदर जो है देन देमसेल्फ लेस अट्रैक्टेड है, बिल्कुल सही है। हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगी क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, बिल्कुल सब सही है। नेक्स्ट, अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है सर, वेपर प्रेशर देखो यहाँ पे ये एक्स जो है यहाँ से बॉईल होना शुरू हो रहा है और ये वाई यहाँ से बॉईल हो रहा है और ये जेड यहाँ से हो रहा है। सो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एक्स का सबसे कम है, फिर वाई का, फिर जेड का है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो वेपर प्रेशर एक्स का सबसे ज़्यादा है, फिर वाई का, फिर जेड का। ये वेपर प्रेशर का ऑर्डर है। अब सवाल क्या है, एक्स हैज़ हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा वो एक्स, फिर वाई, फिर जेड, सबसे ज़्यादा जेड में है। तो एक्स हैज़ हायर, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्स हैज़ लोअर इंटरमोलिकुलर, ये बिल्कुल सही है। तो फिर जेड हैज़ लोअर, जेड तो सबसे ज़्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, गलत है। तो ओनली बी करेक्ट है इसमें, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके अंदर इंट्रैक्शन कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। चलो, 2 ओपन बीकर्स, वन कंटेनिंग अ सॉल्वेंट एंड वन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, 2 बीकर हैं, एक में आपने सॉल्वेंट रख दिया है और दूसरे में आपने सॉल्यूशन रख दिया है, एक्चुअली में ऐसा मान लेते हैं। और इन दोनों को आपने कंटेनर के अंदर रख दिया, क्लोज कंटेनर के अंदर रख दिया, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। देखो, जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर P0A वो ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो धीरे धीरे ये जाएगा और कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर इसका वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज। थर्ड आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर इज इन सील्ड कंटेनर। ठीक है, एक सॉल्वेंट आपने ऐसा और रखा हुआ है और वो कंटेनर के अंदर है और उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। किसके बीच में? इसका जो वेपर फेज है ना, उसके और इसके बीच में इक्विलिब्रियम है। अब हमने इसमें ग्लूकोज डाल दिया, ऐसा वो बोल रहा है कि हमने इसमें ग्लूकोज डाल। तो जैसे ही हम ग्लूकोज डालेंगे तो ये इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, और सरफेस ऑक्यूपाई होगी तो इसको बाहर निकलना क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो लीविंग द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन को लीव करना, बाहर निकलना डिक्रीज हो जाएगा ना, यही होगा आंसर फोर्थ। सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या करते हैं? सरफेस को ऑक्यूपाइड कर देते हैं, तो बाहर निकलना कम हो जाता है। लीव सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है। एक रो मैंगो श्रिंक हो रहा है, बिल्कुल ऑस्मोसिस का फंडा है, श्रिंक होना या स्वेलअप हो जाना। अ सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। 180 ग्राम वाटर ले लिया है आपने, 10 ग्राम आपने मतलब आपने मास फिक्स किए हुए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। अब डेफिनेटली ये मोलर मास पे डिपेंड करेगा, तो जिसका मोलर मास कम उसके लिए ये रिलेटिव लोअरिंग इन देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मास से। जिसका मोलर मास कम उसके लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा, सबसे कम है 100, फिर 200 ज़्यादा है, फिर ये। तो आंसर होना चाहिए थर्ड। बहुत सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, देखो 0.1 मोलरिटी दी हुई है, विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सबका मोलर सॉल्यूशन दिया है। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किस? फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल से, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक पार्टिकल, इसका भी एक पार्टिकल, इसका भी एक पार्टिकल, लेकिन ये जो है ये डिसोसिएट होगा 2 पार्टिकल, एक तो K+ और एक ये पूरा बाइसल्फेट आयन में। तो आंसर होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इसी के ज़्यादा हैं तो यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 सॉल्यूशन ऑफ A and B आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X and Y respectively in 1 kg of the solvent. The ratio of the depression in freezing point of A and B is found to be 1/4. मतलब डेल्टा A देखो डेल्टा आपका ऐसा दिया है, डेल्टा TFA और डेल्टा TFB ये हो गया है आपका 1/4। ठीक है, 1 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी सेम है, 1 kg है। द रेशो, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर वेट के, द रेशो ऑफ द मोलर मासेस ऑफ X एंड Y, तो डेफिनेटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये X और Y बोल A और B दिया है, तो मेरे प्यारे बड़े बच्चों द सॉल्यूशन ऑफ A एंड B 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ X एंड Y, तो मैं X और Y ले लेता हूँ। इसका मोलर मास हमारा X है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y, तो ये हो जाएगा X एंड Y, द रेशो ऑफ द X एंड Y, तो X बाय Y इक्वल टू हो गया 4/1, तो यहाँ पे 4/1 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/1 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4/1 आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। हो वांट ऑफ फैक्टर, मैच द कॉलम करना भाई, मैच द कॉलम। वांट ऑफ फैक्टर जो है वो नॉर्मल अब नॉर्मलिटी से रिलेटेड होता है, मतलब पहले का हो गया थर्ड, ए का हो गया थर्ड, बी का KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, बी का फर्स्ट, सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मेटिक प्रेशर आइसोटोनिक होता है, सी का सेकंड, और एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है सॉल्यूशन विथ सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज होता है, बिल्कुल सही है, डी का फोर्थ। तो मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे मैच हो रहा है, एक का थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट ही मैच हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ X एंड 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर कितना है, पानी कितना है, 1 मोल मतलब 18 ग्राम पानी है। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन हो गया हमारा 2 + 18 = 20। अब मास परसेंटेज निकालना है, मतलब W/W परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, 10%। फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पर अटक सकते हो। अगला क्वेश्चन, 3.15 ग्राम ऑफ ए हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। पहले तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, C2H4O2, इसे कहते हैं COOH, ये है हमारा, तो H2C2O4 लिखते हैं अपन, H2C2O4.2H2O, ये हाइड्रेटेड है। इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे 126 आएगा, तो मोलर मास ऑफ एसिड ये तो 120 सही है ये तो। अब इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है फॉर दिस, तो मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे 3.150 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 आएगा, जो कि ये भी सही है, मतलब असर्शन एंड रीज़न बहुत सही है, और इसका कारण ये 126 ही था, तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन है। ओके, अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, अगर नेगेटिव डेविएशन है मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, we have 3 aqueous solution of NaCl labeled as 0.1, 0.001, 0.001 respectively the value of want of, देखो want of factor जो होता है वो अल्फा पे डिपेंड करता ही है डिसोसिएशन के लिए, और अल्फा जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो अल्फा होती है वो उसके डाइल्यूशन पे डिपेंड करती है। अल्फा जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब डाइल्यूशन है। तो जिसका कंसंट्रेशन कम है इसका, उसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा है, तो आंसर IABC होना चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी का है, ठीक है, तो उसका I कम होना चाहिए, तो बस आंसर फर्स्ट होना चाहिए। NaCl इज एडेड टू द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। NaCl ऐड कर रहे हो आप आइसक्रीम में, कभी कभी आपको देखने को मिलता है आइसक्रीम बॉक्स में नमक,
क्यों करते हैं? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो डिप्रेशन कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करता है ना अगर सॉल्यूट मिला है कोई तो पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए करता है। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 2 मोल ऑफ ईच इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज, 2 मोल दोनों मिला। और इथाइलिन ग्लाइकोल भी पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होता है, ग्लूकोज भी पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होता है। पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी का वैल्यू आ जाएगा केबी इंटू मोलालिटी मतलब मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WB मास। तो KB तो आपका हो गया 0.52 इंटू मोल हो गए 4, 2 + 2, 2 मोल ईच है ना, 4 मोल है, इंटू 100 डिवाइड बाय 500, ये दोनों कैंसिल हो गए, हो गया 8 पंजे 40 मतलब लगभग 4। अब हमारा ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब एलिवेट हुआ है इतना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 और उसमें 4 ऐड कर दो, लगभग 377, ये आंसर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी मिक्सचर, डू नॉट शो बिहेवियर ऑफ डू नॉट शो है ना, शो नहीं करना चाहिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो नहीं करना चाहिए। कौन नहीं करेगा? तो डेफिनेटली जो क्या हो रहा होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका वो देखना है, तो जो नेगेटिव डेविएशन देगा, जो पॉजिटिव डेविएशन देता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। तो देखो ये पानी में आपने एसीटोन मिलाया, पानी में पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब वो एसीटोन मिलाने से कम हो गई, ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन अभी थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल आया था, ये दोनों भी एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, एक लीनियर है, एक पोलर है, नॉन पोलर है, लाइक नहीं करते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन है। ये अल्कोहल और ये क्लोरोफॉर्म है, ये भी एक दूसरे को, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो ये ब्रेक कर रहा है उसको, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन है। और ये देखो एनिलीन और ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एसिड बेस टाइप से ये अट्रैक्ट करेंगे, इसमें अट्रैक्शन टाइप से रिएक्शन हो रही है, ये नेगेटिव डेविएशन है, तो ये आंसर है आपका। ओके, कंसिडर द गिवन प्लॉट वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर वर्सेस, तो ये ग्राफ ऐसा आता है, ये वो पॉइंट है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, सॉलिड फेज का और वेपर फेज लिक्विड फेज का, ये सॉलिड फेज है, ये एक्चुअली सॉलिड फेज है और ये लिक्विड फेज है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया है। द टेम्परेचर एट विच दोनों का वेपर, अब जैसे हमने इसमें क्या मिलाया, कुछ सॉल्यूट मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो ये सॉल्यूशन बन गया और ये यहाँ से नीचे आ गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे आ गया, तो ये डिप्रेस हो गई फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं ये TF है और ये TF1 है एग्जैक्टली। तो ये वाला ग्राफ होना चाहिए 3rd, राइट। नेक्स्ट, हो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेबल्ड एस 75, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें 75 ग्राम HNO3 का है, हमें पता करना है कि 30 ग्राम कितने में होगा। तो पता करने के पहले हमें ये देख इसका इस 100 ग्राम को क्या करना है, चेंज करना है। देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, अब मास हो गया 100, वॉल्यूम हमें पता करना है, देखो वॉल्यूम कितना है, तो आपका हो गया मास हो गया 100 डिवाइड बाय डेंसिटी मतलब 1.25, ये आ जाएगा 80 ml। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 80 ml अगर हमें 75 ग्राम चाहिए तो हमें वॉल्यूम चाहिएगा 80 ml। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास 30 ग्राम रिक्वायरमेंट होगी तो हमें 80 इंटू 30 डिवाइड बाय 75 कर देना चाहिए, राइट। तो बस, तो प्यारे बच्चों ये आंसर लगभग 32 के आसपास आना चाहिए। नेक्स्ट, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्रेशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने ग्राफ बनाया था ऐसे वाला,
तो वेपर प्रेशर जो है वो कम है सॉल्वेंट से, तो पहला वाला तो करेक्ट है, और पहला करेक्ट है तो दूसरा करेक्ट नहीं होगा। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट होता है। देखो जो पानी में मिला है ना, नॉन वॉलेटाइल जो आपने शुगर मिलाई या ग्लूकोज मिलाया, वो सॉलिडिफाई नहीं होता है, वो फ्रीज नहीं होता है, उसके अंदर जो पानी है वही आइस बन जाता है ना। शुरू का पहला क्वेश्चन में भी देखो वैसे ही था, तो मतलब डी करेक्ट, सॉल्वेंट होता है, आंसर फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन, कौन शो करेगा? ऑब्वियस है, ये तो अभी 2-3 बार आ चुका है। नेक्स्ट, ओहो ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा दिखता जरूर है, लेकिन ये है एक्चुअली में सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, हमें वन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको डेल्टा टी एफ दिया, देखो डेल्टा टी एफ बराबर है आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ आपका हो गया 0.558, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू के एफ का वैल्यू हो गया 1.86, इंटू मोलालिटी हो गई 0.1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आई का वैल्यू आ जाएगा 3। कितना आएगा? 3। अब हमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा आयन है जो 3 मोल आयन दे रहा है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा 100% है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 आयन कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखो एक कॉम्प्लेक्स आयन है और 2 क्लोरीन आयन, तो बस इसका आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर द मैच द कॉलम है, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये नेगेटिव डेविएशन देता है। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, ये दोनों लाइक नहीं कर रहे तो पॉजिटिव डेविएशन देता है। सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर शेप है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजीन, ये डाइमराइजेशन करता है, याद रखो, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड बेंजीन में जाने के बाद डाइमराइज हो जाते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है, राइट, और पॉजिटिव डेविएशन का, और सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन इन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम नहीं होने देगा, और ये डी जो है ये डाइमराइज हो जाएगा। इस तरह से आप मैच कर लो। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूट मिल्क सैंपल इज फाउंड टू बी 0.25, ठीक है, वाइल शुड इट, देखो प्योर मिल्क अगर है तो मिल्क में क्या होता है? फैट होती है, और उसमें पानी मिला रहे हो, मतलब उसको डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब उसको सॉल्वेंट मिला रहे हो, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना, व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात हो रही है ना, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टी एफ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो जो डेल्टा टी एफ है, ये अगर हमें पता चल रहा है डेल्टा टी एफ, अगर हम एक ले लें प्योर और एक ले लें डाइल्यूट फॉर्म के लिए, तो प्योर वाले का तो हो गया 5 फ्रीजिंग पॉइंट, और इम्प्योर वाले का -0.5 है, सॉरी -0.5 डिवाइड बाय -0.2, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया मास ऑफ प्योर, इसके लिए डाइल्यूट के लिए, तो मास ऑफ डाइल्यूट जो हमें डाइल्यूट के अंदर सॉल्वेंट चाहिए, और ये हो गया मास ऑफ प्योर जो प्योर में चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो मास ऑफ प्योर से 5/2 टाइम्स क्या होना चाहिए? W डाइल्यूट होना चाहिए, 2.5 गुना होना चाहिए, डाइल्यूट 2.5 गुना होना चाहिए। मतलब अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध होता तो उसमें 1.5 लीटर हम पानी मिलाते हैं, तो 2.5 गुना हो जाता। और अगर 2 लीटर होता हमारे पास दूध, तो उसमें 3 लीटर मिलाते हैं, है ना। तो मतलब 1 कप में 1.5 कप, 2 कप में 3 कप, ठीक है, ये फंडा है। अब यहाँ पे क्या है ना, 1 कप ऑफ वाटर 2 कप ऑफ मिल्क लिखा है, 1 कप ऑफ वाटर 2 कप ऑफ मिल्क, ये गड़बड़ है, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था, इसको 3 कप ऑफ वाटर ऐड करना है 2 कप ऑफ प्योर मिल्क में, तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। चारों ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, समझ में आई। 1.5 गुना मिलाएंगे तो 2.5 गुना हो जाएगा ना, एक लीटर में 1.5 लीटर मिलाओ तो 2.5 गुना हो जाएगा वो, बस यही फंडा लगाना है। द सॉल्यूशन फॉर्म द फॉलोइंग विथ हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब हाईएस्ट होगा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो या तो डिसोसिएशन हो रहा हो, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, तो 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजोल्व इन वाटर में जब डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है, ठीक है। जबकि अगर हम
यहाँ देखें 180 बेंजोइक एसिड बेंजीन में डालेंगे तो एसोसिएट होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नंबर पार्टिकल कम है। 180 ग्राम ग्लूकोज को डिसोल्व करेंगे पानी में तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये डिसोसिएट नहीं हो रहा, लेकिन इसको डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा एज वेल एज 180 डिवाइड बाई एसिटिक एसिड का मोलर मास भी कम है 360, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा है, तो यही आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है प्यारे बच्चों कि मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो रहा है, W ग्राम हमें दिया गया है, 30 ग्राम हमारे पास बेंजीन का है, और हमें सबसे पहले देखो आई निकालना पड़ेगा। तो एसोसिएशन के लिए फॉर एसोसिएशन के लिए हमारा जो आई का वैल्यू होता है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन की वैल्यू हो गई 2, डाइमराइज है तो 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 0.8 प्लस अल्फ़ा है 0.8 डिवाइड बाई 2, इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.6। हमारे पास डेल्टा टी एफ बराबर होता है आयोटा इंटू के एफ इंटू 1000, मोलालिटी रखनी है तो W इंटू 1000 डिवाइड बाई WB इंटू मोलर मास वो है 122, ये यहाँ दिया है। अब इसको इधर ले आओ तो 122 इंटू डेल्टा टी एफ है आपका 2 इंटू WB हमारा हो गया 30 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू के एफ का वैल्यू हो गया 5 इंटू 1000। अब इसे सॉल्व कर लो WA के लिए, जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर लगभग 2.4 ग्राम आना चाहिए। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर हायर इज, नहीं देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना गैस की, सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होती है। तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी हम चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। देखो वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और एसिड एक दूसरे को एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एक नेगेटिव डेविएशन होगा। बेंजीन और मेथेनॉल आना चाहिए, बेंजीन एक फ्लैटर स्ट्रक्चर है और मिथेनॉल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, बेंजीन और मिथेनॉल मिलाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। वाटर में नाइट्रिक एसिड वंस अगेन एक्सोथर्मिक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी निकालनी है, मोलारिटी दी है तो मोलारिटी बराबर होता है मास बाय मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास। तो 3.6 इंटू मोलर मास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का 98, मास बाय मास परसेंटेज दिया है 29 और डिवाइड कर दिया है 10 से, तो इससे हमें डेंसिटी मिल जाएगी जो लगभग 1.22 के आसपास आनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ शो, डाइल्यूट देखो राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो आंसर इसका सेकंड आना चाहिए। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड मतलब HgI2 को अगर हम किस में मिला दें, Ki में मिला दें तो ये 2 मोल Ki से रिएक्ट करेगा। 2 मोल में कितने थे, 4 आयन थे, लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा K2HgI4, राइट। मतलब 4 आयन के कंपेयर में यहाँ कंपेरेटिवली 3 हो गए, पहले थे 4 मोल आयन अब हो गए 3 मोल आयन, मतलब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए। और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल से। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज कर गए, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करके तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट रेज कर जाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर इक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी हाईएस्ट फॉर, तो देखो यहाँ पर जो कंपाउंड दिख रहा है ये एनिलीनियम क्लोराइड है, इसके 2 आयन होंगे। यहाँ देखो ये नाइट्रेट 2 बार है कैल्शियम है तो ये 3 देगा, ये लेंथेनम नाइट्रेट है तो ये 4 देगा, और ये ग्लूकोज है ये 1 ही देगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात है तो वंस अगेन द नंबर ऑफ पार्टिकल कम तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, तो हाईएस्ट पूछा गया है इसलिए आंसर डी आएगा। लोएस्ट पूछते तो कुछ और आ जाता। नाउ द 0.005 मोलर आइसोटोनिक विद दिस
ग्लूकोज। अब देखो ये वाला जो सॉल्ट है ये डिसोसिएट हो रहा है तो इसका एक वांट ऑफ फैक्टर भी होगा, हमें बस वो वांट ऑफ फैक्टर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर वो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद, तो देखो आइसोटोनिक है तो ये पहले वाले के लिए I इंटू इसका पाई 1 बराबर हो जाएगा पाई 2 से, और इसका तो क्योंकि ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो उसके आयोटा की ज़रूरत नहीं है। अब ये पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन से, तो ये जो I है ये हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 0.004, राइट। इस तरह से हम इसे चेक कर लेंगे। अब यहाँ से जो आयोटा आएगा उसके बाद वहाँ पे जो Na2SO4 है उस आयोटा के लिए देखो आयोटा बराबर होता था 1 + 2 अल्फ़ा, आयोटा बराबर होता है 1 + 2 अल्फ़ा, क्योंकि 3 आयन है तो उसके लिए 1 + 2 अल्फ़ा आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा बराबर हो जाएगा I - 1 डिवाइडेड बाय I - 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू अल्फ़ा, राइट। अब आप यहाँ से आयोटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ रखेंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उससे इसको आधा करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 75, मतलब आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए 75% के आसपास। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। देखो जब आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज किसका, लेकिन सॉल्वेंट का, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का, सॉल्वेंट का ही लिक्विड फेज, सॉल्वेंट का ही सॉलिड फेज होना चाहिए, तो ये आती है बात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, आपको वांट ऑफ फैक्टर 0.1 बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, अल्फा निकालना है। तो वंस अगेन देखो ये I बराबर हो जाना चाहिए 1 + 2 अल्फ़ा और I इसका दिया है 2.74 और -1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हो गया 1.74 डिवाइडेड बाय 2, ये अल्फ़ा आ गया और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 0.87 आएगा जो कि 87% के बराबर होना चाहिए। तो दीज आर द क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के क्वेश्चंस थे, ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, रैंक बूस्ट करने वाले MCQs हैं। इसे ज़रूर 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 लगाइए। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी तरह से तैयारी कीजिए जोश से, बिल्कुल होश से और कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम हैं आपके साथ अंत तक। यस, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज़ हम आपको अंत तक, आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही हम आपको फिनिश करके देंगे ताकि आप एक पल के लिए भी अपने सब्जेक्ट से दूर ना हो और ये 2026 आपका ही हो। चलो फिर मिलते हैं अगले किसी मोड़ पर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ब्रह्मास्त्र के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।